हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं हूँ नमिता मैम और मैंने अपना जो फिजिक्स ऑनर्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है एंड उसके साथ ही साथ मैंने बीएड मैथ्स एंड साइंस में कंप्लीट किया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हम अपना कोर्स जल्दी से कंप्लीट भी कर सके और साथ ही साथ जितने शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। सिंपल सा है कि भाई पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। लाइफ प्रोसेस है ना, देखिए जो हमारे आसपास में चीजें हैं पूरी इस अर्थ में वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना। और उनके जो किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जिन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो मूव कर सकती हैं, रिस्पायर कर सकती हैं, अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने छोटे क्लासेस में पढ़े थे उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और जो ये परफॉर्म नहीं करती हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग और थिंग्स। क्लियर। तो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग दो पार्ट्स में हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं। तो अब ये जो लिविंग थिंग्स है तो उनको अब जब तक अर्थ पे है उन्हें कोई ना कोई बेसिक फंक्शन पूरी लाइफ में जब तक जिंदा है परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है जब तक वो अर्थ पे है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हाँ जी। तो बेसिक हम लोग देखना शुरू करेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो जैसे हमें पता है कि हाँ डाइजेशन सिस्टम चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, बट एक बेसिक सभी ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन होता है वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, जब हम लोग अपने आसपास से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल्स, और इसको हम अपनी पूरी बॉडी में यूज करते हैं, फुली यूटिलाइज कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको हम लोग अभी इसमें इलेबोरेट करेंगे। आज हम लोग न्यूट्रिशन ही पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। सेकेंड होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, अब हमने न्यूट्रिएंट्स तो अपनी बॉडी में लेके हम लोग चले गए, लेकिन अब हमको एक्चुअली जरूरत किस चीज की होती है, हमने न्यूट्रिएंट लिया क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। चाहे हमें पढ़ाई करनी है, चाहे हमें ग्लास ऑफ वाटर उठा के पीना है, या फिर इस टाइम पे हम लोग पढ़ ही क्यों नहीं रहे हैं, तब भी हमें जरूरत है एनर्जी की, है ना। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे हम सो गए, सोते टाइम भी हमारी बॉडी जो है अंदर ही अंदर काम कर रही होती है। हम जरूर हमारी बॉडी जो है, हम लोग सोते हुए दिखते हैं लेकिन हमारी बॉडी अंदर से सोती नहीं है, वो अपना काम परफॉर्म करती रहती है। तो जो एनर्जी जरूरत होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है ऑफ कोर्स। तो ये जो फूड से एनर्जी रिलीज होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर। देन आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मीनिंग होता है, क्लियर सा है। अब खाना हमने तैयार कर लिया है, हमें एनर्जी हमने पूरी तैयार कर ली है, और एनर्जी को तैयार करने के बाद जहां जहां जरूरत है उन्हें उस पार्ट में भेज देना, ताकि हमारी सेल और टिश्यूज को डेवलप किया जा सके, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जब हम लोग खाना तो हमने पूरा खा लिया, जो डाइजेस्ट कर लिया वो तो डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट कुछ जो फूड लेके गए हैं वो क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट भी रह जाते हैं, जिसको हम लोग अपनी बॉडी से, जिसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो कंफ्यूजन होती है बच्चों में, एक्सक्रीशन और इजेशन दो वर्ड्स होते हैं, इनको वो लोग कई बच्चे सोचते हैं कि वो सेम वर्ड्स है, बट एक्चुअली एक्सक्रीशन एंड इजेक्शन दोनों ही ये वर्ड जो है डिफरेंट है। जैसे कि इजेक्शन का मतलब है कि जब हम लोग
यानी ह्यूमन बींग्स हो गया, ये कैट हो गई या डॉग हो गया, ये क्या करते हैं कि खाने को अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जब वो बाहर एक्सक्रीट करते हैं तो वो एक्सक्रीट करते हैं किस फॉर्म में? वो फॉर्म होता है स्टूल का फॉर्म या फिसीज का फॉर्म, है ना। फिसीज या स्टूल के फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में हम लोग बाहर निकालते हैं इन द टॉयलेट, है ना। तो अब आई थिंक ये तो सबको भी पता चल गया होगा, रोज सुबह सुबह सब जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इजेशन। लेकिन एक्सक्रीशन में आपका जैसे प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर को बाहर निकालना का प्रोसेस, या फिर हमारी बॉडी से स्वेटिंग आना, ये सारा जो आता है वो एक्सक्रीशन में आता है। होपफुली एक्सक्रीशन और इजेशन का डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूट्रिशन चैप्टर। न्यूट्रिशन का मीनिंग है, अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना और उसके बाद उस पूरे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? देन अब न्यूट्रिशन के भी फर्दर मेनली जो है 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पहले देखते हैं। ऑटो का जो मीनिंग होता है, ऑटो का मीनिंग ही होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यूट्रिशन। यानी ये जो वर्ड है अपने आप में बता रहा है कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या फिर वाटर हो गए, इन सबको यूज करके और उसके बाद अपना जो खाना बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स होंगे ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें तो यहाँ पे होंगे ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में होते हैं हमारे क्लोरोफिल, है ना। एंड देन एक और एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मीनिंग ही होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। आप साइनोबैक्टीरिया की जगह ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जस्ट इसका अपोजिट। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते और वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि बताते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं किचन में चाय बना रहे हैं, तो जब चाय बनाएंगे आप तो आपको चाय पत्ती, चीनी, सब कुछ, दूध यूज होगा। तो दूध जो है किससे लिया हमने? दूध हमने लिया कहीं ना कहीं काव से या बफेलो से, है ना। इसके बाद से हमने जो चीनी यूज की है, हमारी जो चाय पत्ती यूज हुई है, ये कहाँ से यूज हुई है? हमारे प्लांट से, है ना। अब दूध को कहोगे दूध तो ऑटोट्रॉफ से नहीं मिला, लेकिन जब गाय ने क्या खाया था? गाय ने तो ग्रीन प्लांट खाया था। उस ग्रीन प्लांट को गाय ने खाया, उसका न्यूट्रिशन गाय ने लिया और उसके बाद से वो हमें मिला। तो हमने डायरेक्टली भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर हम डिपेंडेड है और इनडायरेक्टली भी हम लोग डिपेंडेड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फर्दर अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जैसे मच्छर होते हैं या फिर जू होती है, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेती हैं डायरेक्टली, है ना, लेकिन हमें ये किल नहीं करती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं बिना उन्हें किल किए, अब उनका न्यूट्रिशन ले रही है तो उन्हें हार्म तो जरूर पहुंचाएंगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले, ये जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है होस्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्लियर सी बात है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे जू ही है और जू किसी ह्यूमन बीइंग पे है। अब ह्यूमन बीइंग क्या है? उसका होस्ट है और जू क्या है? पैरासिटिक है। ठीक है,
क्लियर। और जिस प्रोसेस से वो ले रहा है अपना न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को कहेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम वो बैक्टीरिया है जो कि जिसकी वजह से वो हमें मलेरिया नाम की बीमारी देता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर रहता है और उसके बाद से वो हमारा ही न्यूट्रिशन लेता है और वो बड़ा होता रहता है और हमें कर देता है बीमार, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। आप लीच लिखना चाहें वो भी सही है, क्योंकि जो भी जो है अगर चिपक जाता है तो वो भी हमारा न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट आते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के उनको सिंपल फूड में तोड़ते हैं पहले। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं भी रास्ते में क्या होता है, कई बार कई जानवर मरे होते हैं और उसके ऊपर कीड़े चल रहे होते हैं और वो कीड़े स्मेल भी काफी कर रहा होता है। वो स्मेल क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उस पर जो कीड़े बैठे हैं ना, वो धीरे धीरे डीकम्पोज कर रहे होते हैं उसको। फूड उसका पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका वो पूरा ही, वो जो डेड पार्ट है वो तो उसका फूड है, उस फूड को वो बाहर ही तोड़ रहे होते हैं। तो वो जब तोड़ते हैं तो वो स्मेल आती है और उसके न्यूट्रिएंट्स को वो ऑर्गेनिज्म खा रहे होते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाके तब उसको केमिकली तोड़ते हैं, है ना। बट जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं अपने फूड को सिंपल न्यूट्रिशंस में और फिर उसको अपने अंदर लेके जाते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्रेड मोल्ड, जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर हमने देखा होगा कि फंगी लग जाती है, ब्रेड मोल्ड हो गया। ईस्ट हो गए, ओके। एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलो का मीनिंग आपको मैं यहाँ पे बता दूं, हॉलो का मीनिंग ही होता है होल, WHOLE, होल। और जोइक का मीनिंग होता है एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, इस मोड को। जैसे कि हम लोग होलोजोइक आते ही ना, क्लियर ह्यूमन बीइंग समझ लो आप, ठीक है। एच से होलोजोइक एंड एच से ह्यूमन बीइंग। जैसे हम मुंह से खाना लेके जाते हैं और डाइजेशन का होता है पेट में और फिर एक्सक्रीट करके उसको एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक। जबकि सैप्रोट्रॉफिक में आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, बाहर ही सब कुछ तोड़ के और बस न्यूट्रिशन को अंदर ले लेते हैं सीधा, है ना। और सिमिलरली पैरासिटिक में आप देखेंगे तब भी इसमें क्या होता है, सीधा वो न्यूट्रिशन को ही अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ले जाके और तब तोड़ते हैं उनको। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। चलिए, ये तो हो गया इतना सा। इसको इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो सिंपल फूड है, सिंपल सब्सटेंस है हमारा, वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। यानी कि देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं और उसको एट लास्ट आपको फ्रूट्स मिलते हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स मिलते हैं, है ना।
वो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में उन्होंने चेंज कर दिया। अभी हम फूड देखेंगे, उसका फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है, अभी हम नेक्स्ट वही पढ़ने जा रहे हैं, बट यहाँ मैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। सिंपल सब्सटेंस हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या फिर नाइट्रोजन, जो भी उन्होंने न्यूट्रिएंट्स का यूज किया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जब ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक जगह कलेक्ट होके किसी फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में आ जाते हैं, वो कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉप में सिंपल सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में चेंज होते हैं, हमारे चेंज होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। क्लियर? यानी कि हम लोग कोई वेजिटेबल खाएंगे और उसको बॉडी के अंदर ले जाके फिर हमारी बॉडी अंदर ही अंदर आयरन को अलग करेगी, प्रोटीन को अलग करेगी, स्टार्च को अलग करेगी, ऐसा प्रोसेस होता है ना। ओके, चलिए ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि हर ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बनाने के लिए कोई ना कोई मोड तो लेना ही पड़ता है, कोई ना कोई प्रोसेस करना ही पड़ता है। उसी तरीके से प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और उसके बाद जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीनिंग ही होता है आपका लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है बिल्ड अप करना, यानी अपना खाना लाइट के थ्रू बनाना। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? अब ये तो हमने अभी तक 9th क्लास तक यही पढ़ा, अब 10th में इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है? लीव्स में होता है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? ग्रीन लीव्स में होता है हमारा। क्लियर? ग्रीन लीफ में होता है, यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है जिसकी वजह से लीफ का कलर होता है हमारा ग्रीन। और क्लोरोफिल जो है वो कहां पाया जाता है? वो प्लांट सेल के हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लियर? अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल्स पाया जाता है, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एक पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से कलर होता है ग्रीन। अब क्या होता है कि हमारे जो ये यहाँ तो हमारा मान लो चलो हमारा एक तरह से प्लांट का किचन तैयार हो गया कि किचन तो यहीं पर है। अब क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या है कि क्लोरोफिल ना सबसे पहले क्या करता है? सनलाइट लेता है। सनलाइट है, यहां से बेचारा सनलाइट स्माइल करता हुआ अपनी लाइट देता है लीफ को। ठीक है, लाइट आती है लीफ तक। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? उस लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। क्लोरोफिल का ये काम ही है कि वो लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, क्योंकि भाई खाना बनाना है तो कोई तो एनर्जी चाहिए। और हमारी एनर्जी की क्या है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था क्लास 9th में। हमने पढ़ा था एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one to another एनर्जी, है ना। तो अब क्या है, यहां से आई हमारी सनलाइट। सनलाइट किसने हमारा ट्रैप किया? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया और उस सनलाइट को फिर क्या किया? कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। क्लियर? सनलाइट से हमें मिली लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये केमिकल एनर्जी का काम क्या है? इसने क्यों कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी को इसलिए इसने यूज किया क्योंकि अब ये जो केमिकल एनर्जी है ना, वो क्या करेगी? अब देखो यहां अब केमिकल एनर्जी का क्या यूज करेगी? अब देखो प्लांट को क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो कहां से लेने वाला है? एयर से। एंड क्या चाहिए उसे? वाटर। यही चाहिए, दो रॉ मटेरियल्स हैं इसके। ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएंगे लीफ के पास,
उसको ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी वो तोड़ देगा वाटर को क्या करेगा, तोड़ देगा। वाटर को किस तरीके से तोड़ देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, दोनों को अलग कर देगा, वाटर को तोड़ देगा। ठीक है, अब इसमें हम देख के समझने की कोशिश करते हैं। सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, लाइट एनर्जी टूट गई केमिकल एनर्जी में और वाटर को इसने तोड़ दिया। वाटर को तोड़ा, जब इसने वाटर को तोड़ा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए और हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन चला गया हमारे पास, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के पास। आप यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट साइड में तो दिखेगा आपको हाइड्रोजन कहाँ आ गया, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और वहां आने के बाद से इसने क्या प्रिपेयर किया, अपना फूड प्रिपेयर किया जिसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, फूड है प्लांट्स का। क्लियर। अब बाकी का जो, अब हाइड्रोजन तो चलो चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास, अब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट है जो कि वो एयर में फिर से बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर। अब कुछ ना कुछ देखो, जब पूरी प्रोसेस हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होती है वाटर की, हमने पढ़ा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब थोड़ा सा क्या निकलेगा, इसके साथ ही साथ में थोड़ा वाटर भी बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता था हमारा, ट्रांसपिरेशन का मतलब जब लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा होता है हमारा, उसके थ्रू जब वाटर लूज होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। क्लियर, समझ में आ गया इसमें। ओके, अब यहाँ पे जो है ग्लूकोज बन गई है, लीफ ने अपना ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया है और क्या किया उसने, यहाँ पे ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया और ग्लूकोज क्या है, ये इसका फूड है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, प्रिपेयर होने के बाद जहां जहां जरूरत है, ऊपर जरूरत है, नीचे रूट्स में जरूरत है, ऊपर शूट्स में जरूरत है, वो हर जगह ग्लूकोज भेज देगा। जैसे ही ग्लूकोज इनफ यूज हो जाएगा पूरे प्लांट को, तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ग्लूकोज है वो क्या करेगा, प्लांट हमारा स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, यानी जैसे बचा हुआ खाना हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख के स्टोर कर लेते हैं, ये उसी तरीके से जो बचा हुआ खाना है प्लांट किस तरीके से स्टोर करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ये जो ग्लूकोज एंड स्टार्च, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और जबकि स्टार्च क्या है हमारा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अभी इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बस छोटी सी टर्म्स है वो आप ध्यान रखें। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया है। क्लियर। अब ये जो स्टार्च है वो लीफ क्या करेगी, वो 3 दिन तक अपने अंदर स्टोर करके रखेगी। ठीक है, 3 दिन तक अपने अंदर स्टोर करेगी, जब जब जरूरत होगी उसको यूज करती रहेगी और फिर 3 दिन के बाद वो डी स्टार्च हो जाएगी, यानी उसके अंदर का स्टार्च खत्म हो जाएगा और फिर से वो परफॉर्म करेगी लीफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। होपफुली गेटिंग द पॉइंट। अब हम समझते हैं 3 स्टेप्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बेसिकली हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उसी को 3 स्टेप्स में हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से लाइट एनर्जी लेता है और उसको ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, फिर कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और वो जो केमिकल एनर्जी है फिर स्प्लिट कर देती है वाटर को, किस में स्प्लिट कर देता है, इनटू हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको अलग अलग तोड़ देता है। ये क्लियर है। इसके बाद से क्या होता है, अब जब ये टूट गया, टूटने के बाद से हमारा हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, हमारा हाइड्रोजन चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, है ना। और हमने केमिस्ट्री चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो दोनों ही केस में हमारा कौन सा इक्वेशन होता है, हमारा होता है रिडक्शन, है ना। तो उस यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या गेन किया, हाइड्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, रिडक्शन किया अपना हाइड्रोजन गेन करके और फॉर्म किया ग्लूकोज, अपना फूड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दैट इज ग्लूकोज, एंड एक्स्ट्रा फूड इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर। और जो ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा वो बाहर एयर में निकल जाता है और
जो वाटर है वो भी क्या होता है, हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अच्छा, इतने के बाद से हम थोड़ा सा बस अब ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होते हैं, तो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके दो रॉ मटेरियल्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंडीशंस क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चार चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी हमारे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब आगे हम लोग समझते हैं इसमें कि भाई कार्बन, ये सब जो रॉ मटेरियल है इन्हें मिलते कहां से है ना। देखो, सबसे पहले वाटर जान लेते हैं। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? वाटर ऑब्वियस सी बात है सॉइल से मिलता है ना, बचपन से पढ़ा है। सॉइल से वाटर लेता है रूट में होते हैं जाइलम वेसल्स, यानी पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको जाइलम वेसल बोला जाता है, और वहां से रूट के थ्रू हमारे जो प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं। ठीक है, क्यों वाटर लेते हैं? क्योंकि सॉइल में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ये सब कहाँ से लेता है? वो सब कुछ सॉइल से लेता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता। अभी हमने कहा ना कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करता है, तो वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करने के लिए जब वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तभी वो यूज कर पाता है। तो वो सारी चीजें कहाँ से लेता है? सॉइल से यूज करता है। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। और ये भी सच्चाई है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक्चुअली दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और वो सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए हम उसको वाटर ही कंसिडर्ड करते हैं। सो होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? देखिए, लीफ में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। क्लियर, स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा क्या हमने पढ़ा भी है क्लास 7th में कि स्टोमेटा का शेप कैसा होता है? कुछ बीन्स टाइप का शेप होता है। ओके, बीन्स टाइप का शेप होता है ना, कुछ इस तरीके का, है ना। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से तो दिखाई भी नहीं देंगे। कुछ इस तरीके का शेप होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा, मतलब बन गया, बस आप समझ लेना। ओके, इसके बाद से ये स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस का। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज करता है, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में ऑलरेडी। तो देखिए क्या होता है कि टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, अब उसका शेप क्या होता है? कुछ बीन्स टाइप का शेप होता है, बीन्स जैसा शेप होता है इसका। मैं एक डायग्राम पहले बना लेना चाहूंगी इधर। ओके, ये दो तरह के स्टोमेटा मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये देखिए, ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा और ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। क्लियर, क्लोज्ड स्टोमेटा एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा। देखिए, क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं वो ध्यान से पढ़िएगा कि स्टोमेटा बनाने को बोला गया है कि ओपन स्टोमेटा का डायग्राम कहा गया है या फिर क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम कहा गया है, तो प्लीज वही बनाइएगा। अब क्या होते हैं? स्टोमेटा भी होते हैं, दिस इज द शेप ऑफ स्टोमेटा। अब ये इसके साथ में जो दो बीन्स लाइक शेप है, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। क्लियर, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। और ये छोटे छोटे ये जो छेद है ना, यही होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, अभी मैंने कहा था आपको क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है हमारा पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। ओके, क्लियर। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज माय ओपन स्टोमेटा। दिस इज ओपन स्टोमेटा। क्लियर। अब देखो, इसमें क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि भाई क्लोज स्टोमेटा क्या है, ओपन स्टोमेटा क्या है और ऐसा क्यों है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जब प्लांट
जब प्लांट्स वाटर लेते हैं और लीफ के पास आता है वाटर, तो हमारे स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, अभी तो ये स्टोमेटा बंद है, मान लो ये स्टोमेटा बंद है, अभी इसमें कोई काम नहीं है, ये बंद है। अब क्या है, जैसे ही उसके पास वाटर आया, वाटर आने के बाद से ये जो गार्ड सेल्स है ना, वो क्या है, वाटर अपने अंदर ले लेते हैं, और वाटर लेते ही वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होते ही क्या हो जाता है, जैसे ये थोड़े स्वेल हो गए, आपस में इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। क्लियर। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उनका खुलेगा, वहां से स्टोमेटा ओपन होगा, तो क्या होगा, वहां से लॉस ऑफ वाटर होगा, वाटर हमारा लूज हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट भी बना है वो भी लूज होता है। अब लेकिन ये हर वक्त अगर ओपन रहा तो क्या होगा, यहां तो चलो वाटर आ गया, स्वेल हो गया, क्लोज था, फिर ओपन हो गया, लेकिन हर वक्त ये ओपन रहेगा तो ये तो लूज करता रहेगा, ऑक्सीजन को भी लूज करता रहेगा, वाटर को भी लूज करता रहेगा। तो अब इसको भाई ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लेगा, ये भी होगा, सारे काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ऑक्सीजन बाहर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। अब जब हमारे स्टोमेटा को, हमारे प्लांट को जरूरत नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसे कंजर्व करना होता है वाटर को, क्योंकि अगर वो सारा वाटर बाहर निकाल देगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा वो, तो वो क्या करता है कि भाई अगर उसके पास इनफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो वो क्या करता है, फिर से श्रिंक कर लेता है अपने आप को, फिर से क्या बन जाता है, वो क्लोज स्टोमेटा के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर। पहले था क्लोज स्टोमेटा, देन ओपन स्टोमेटा, एंड देन अगेन क्लोज स्टोमेटा। पानी आ गया तो वो स्वेल हो गया, ओपन हो गया हमारा, जैसे ही उसको लगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इनफ है, वाटर हमारा ज्यादा बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी बहुत निकल चुका है, तो वो क्या करता है, अपने आप को फिर से श्रिंक कर लेता है और अपने आप को क्लोज स्टोमेटा में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को पक्का याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे बहुत सारे। चलिए, ये हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब इसके हम लोग बात पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या होता है। देखिए, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के बेसिस पे उन्हें मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली मैंने यहाँ वर्ड का, देखिए फर्स्ट होता है हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। होते तो और भी है, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, बट हमें क्लास 10th में सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं, बाकी आपने पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी क्लास 7th में। देखिए, हार्बिवोरस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हार्बिवोर्स या हार्बिवोरस एनिमल्स। क्लियर। जैसे कि हमारे काउ, बफेलो, शीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। एग्जाम्पल, कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं और या फिर सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोर्स, दोनों कहा जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा, है ना। ओके, ओमनिवोरस या ओमनिवोर्स दोनों कहा जाता है। तो वो कौन होते हैं, जो बोथ ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ओमनिवोरस एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, यानी उनके फ्लैश को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग हो गए, और क्या हो सकता है, बेयर, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बेयर, और क्या हो सकता है, मैना, क्रो एक्सेट्रा। क्लियर। ये तो हो गया हमारे ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, हमारे जो एनिमल्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं। फर्दर अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में देख लेते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम खाने को अंदर लेके गए, उसको फुली यूटिलाइज किया। हमने अभी प्लांट्स में पढ़ा कि किस तरीके से होता है। एनिमल्स में मैंने अभी कहा था कि एनिमल्स क्या होते हैं,
हॉलोजोइक होते हैं। हॉलोजोइक मतलब अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं। हॉलोजोइक से ही मीनिंग आप समझ लो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन लेने में यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आयरन खा लिया हमने, कैल्शियम खा लिया हमने, या विटामिन खा लिए, मिनरल्स खा लिए, अदर अलग अलग से हम ये सब न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, एक केला लिया, केला हमने खा लिया, केले में आयरन भी है, केले में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, क्लियर। हम क्या करते हैं, सीधा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, है ना। तो उसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं, टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन मतलब जो हमारे आगे खाना रखा है, मतलब मान लो बनाना रखा है, वो बनाना हमने मुंह में लिया, इनटेक किया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंजेशन। मुंह के अंदर खाने को लेके जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग लेके जाते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हो गया यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे एक सिंगल आइटम के अंदर भरे हुए हैं। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने बता दिया। इंजेशन के बाद क्या आता है, डाइजेशन। अब आपने खाना मुंह के अंदर तो ले लिया, कॉम्प्लेक्स फूड आपने ले लिया, अब क्या होगा, सबसे पहले दांत हमारे उसे चबाएंगे और उसको ग्रिंडिंग करेंगे, च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग चलेगी। उसके बाद से वो क्या करेंगे, फूड पाइप के थ्रू एनिमल्स के अंदर, या फिर अभी अमीबा में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या करेंगे कि हमारे स्टमक में जाएगा, है ना। और वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू होगा बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटते हैं, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, यानी कि अगर हमने बनाना खाया तो उसका आयरन और उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग हो गया। क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि वो अब ना वाटर सॉल्युबल है, अब वो घुल सकता है और हमारी बॉडी में घुल के लिक्विड के साथ यानी इस ब्लड के साथ पूरी बॉडी में जा सकता है। तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा है, वाटर सॉल्युबल हो गया है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और ये फर्दर 2 टाइप्स में होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, फिजिकल मेथड से होता है और केमिकल मेथड से होता है। फिजिकल मेथड कौन सा था, जो हमने दांतों से च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग की, दैट इज फिजिकल मेथड ऑफ डाइजेशन। और केमिकल मेथड कौन सा हुआ, जब वो हमारी बॉडी के अंदर गया और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हुआ, और डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल डाइजेशन। इंजेशन क्लियर है कि हमने खाया, डाइजेशन स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया हमने। अब ये जो स्मॉल पार्ट्स में टूटा है, अब क्या होगा, अब हमने प्रोटीन मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया, मान लो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड मॉलिक्यूल्स में टूट गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। अब क्या होगा, ये जो स्मॉल जो हमें सिंपल सब्सटेंसेस मिले हैं, अब ये क्या होंगे, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जाएंगे और जाके कहाँ मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। हमारे ब्लड फ्लो, इंटेस्टाइनल वॉल क्या होती है, उसकी एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड होती है, और हमारे ब्लड के साथ जाके ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके उसमें घुल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब ये क्लियर समझ आ गया कि मुंह के अंदर खाना लेके जाना, देन स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना, और स्मॉल पार्ट्स को फिर इंटेस्टाइनल वॉल से लेके और ब्लड के अंदर भेजना, एब्जॉर्ब करना। अब उसको टूट तो गया, अब बॉडी को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। देन एसिमिलेशन, बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, अब क्या करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, जहां जहां रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी को उस एनर्जी की या फिर कहे उस न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जगह जगह जाएगा और वो ग्रोथ के लिए, टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए, सेल के लिए बनाने के लिए यूज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जब हम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को यूज करते हैं रिपेयरिंग या ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए बॉडी की, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इजेशन का मीनिंग कि भाई जो डाइजेस्टेड फूड है, वो तो चलो यहाँ से तो डाइजेस्टेड इनडाइजेस्टेड दोनों फूड था, ये तीनों में क्या हुआ, यहाँ से टूट टूट के अब यहाँ तक आ गया था, हमारा डाइजेशन चला गया था सारा डाइजेस्टेड फूड। अब कुछ वेस्ट फूड भी होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा, वेस्ट फूड होगा। अब वो क्या करेगा, वो बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ फिसीज और स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, टॉयलेट के टाइम पे निकालते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इजेशन। क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा।
आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताए थे, किसी भी एनिमल में 5 प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना। अब हम लोग अमीबा का ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल होता है। और इसके बाद हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अमीबा यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अमीबा बहुत छोटा सा है, इतना छोटा होता है कि आंखों से तो आपको, खुली आंखों से तो सिंगल अमीबा दिखेगा ही नहीं आपको, इतना छोटा सा जीव होता है ना। अब इसमें क्या है, ये रहता कहाँ है, ये रहता है पानी के अंदर। और खाना इसका क्या है, ये खाना क्या खाता है। अब क्या होता है, जो पानी में छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स इसको दिखते हैं ना, ये जाता है उनको देख के, और यही प्लांट और एनिमल इसके फूड होते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले इंजेक्शन के लिए, मान लो इसको इसका फूड दिख गया, इसको फूड दिखा तो अब बेचारे के पास सिंगल सेल है, ये इसके पास कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करता है, जल्दी से जाता है उस फूड को देखता है और अपने ही सेल्स को, बेचारे एक सेल है तो उस सेल को खींचता हुआ क्या करता है, अपने फुट लाइक एक स्ट्रक्चर, एक फीट बना लेता है अपने, और उस सेल्स के आगे जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसने क्रिएट कर लिए अपने कुछ इस तरीके के हैंड, जिसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मीनिंग होता है फॉल्स फीट। सूडोपोडिया का मतलब ही होता है फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। वो फूड को देखता है और जल्दी से जाकर अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ा के क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन कर लेता है उसका। क्लियर, इंजेक्शन। देन अमीबा क्या करता है, अब जैसे ही उसने सूडोपोडिया से बढ़ाया, अब पानी के अंदर रह रहा है, तो पानी की हेल्प से, वो थोड़ी से पानी की हेल्प से क्या करेगा, वो अपने अंदर एक टेम्पररी स्टमक क्रिएट कर लेगा, क्योंकि उसके पास स्टमक तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, एक टेम्पररी स्टमक क्रिएट करेगा, जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और किसकी हेल्प से, वो आसपास के पानी की हेल्प से क्रिएट करेगा। वो क्रिएट कर लेगा यहाँ पे, जैसे सर्कल जैसे जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जो कि इसका टेम्पररी स्टमक होता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे अब डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू होगा। अब जो फूड है, इसके लिए क्या होगा, जो सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो अब साइटोप्लाज्म क्या होगा, इस बॉडी सेल से क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स एंटर कर रहे हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर और उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर, डाइजेशन हो गया। देन यहाँ पे अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ऑब्वियसली बात है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट चुका है। अब वो टूटने के बाद से क्या होगा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अब साइटोप्लाज्म ही क्या करेंगे, अब उसको डायरेक्टली फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। पहले साइटोप्लाज्म जा रहा था और एंजाइम्स डाल के उसको तोड़ रहा था, अब यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ही डायरेक्टली वो घुल जाएंगे, और घुलने के बाद से वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे अमीबा के अंदर, बाहर आ जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। किस प्रोसेस से स्प्रेड आउट हो जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस से। क्यों स्प्रेड आउट हो जाएंगे, देखिए अब ह्यूमन बीइंग्स में क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यूनिसेलुलर है, इनके पास एक ही सेल है, इनके पास कोई दूसरा पार्ट तो है नहीं, तो ये एक ही सेल में क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर घुल के डायरेक्टली और पूरी तरीके से फैल जाएंगे। फैलने के बाद से क्या होगा, अब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर घुल के जा चुके हैं। अब क्या होगा, अब ये भाई कहाँ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तो इधर उधर जा नहीं रहे, जैसे कि मैंने बताया, तो अब ये क्या करेंगे, ये लोग आपस में ही ना खुद मोटे हो जाएंगे, यानी स्वेल हो जाएंगे, अपना साइज बढ़ा लेंगे। ये अपना स्वेल नहीं हो जाएंगे, एक्चुअली इसको कहा जाएगा कि अपना साइज जो है बढ़ा लेंगे, ये बढ़ जाएगी। अब अपने साइज को ही बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अपने यंग वंस को, डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। अब क्या, उसके बाद क्या होगा, इजेशन, यानी अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, अमीबा सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सब अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट करेगा, और फिर उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको किसी भी बॉडी पार्ट से, यानी सेल के किसी भी पार्ट से उसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है।
तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया हमारा। ओके, इस प्रोसेस को जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, वैसी अमीबा में इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। सिर्फ एक नाम है, आपको याद रखना रखिए, अदरवाइज इतना ध्यान रखने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके साथ ही ये तो हो गया हमारा यूनिसेलुलर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर के लिए। तो चलिए हम देखते हैं ह्यूमन में अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनल्स यानी कि माउथ कैविटी यानी बगल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इन सब से मिलके बना होता है। साथ ही साथ ग्लैंड से भी मिलके बना होता है, यानी कि लीवर और पैंक्रियाज जैसे कि। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग, अब देखो हम लोग इंजेक्शन, सबसे पहले क्या होता है अगर न्यूट्रिशन के प्रोसेस में देखें, इंजेक्शन। तो ह्यूमन बीइंग में इंजेक्शन कैसे होता है, हम खाना हाथ से उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। जो हाथ से उठा के मुंह में खाना डालना होता है, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। हाँ जी, इतने से प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंजेक्शन। अमीबा तो बेचारा सुडोपोडिया बना रहा था, हम हाथों से उठा के और मुंह में डाल रहे थे, इंजेक्शन कर लिया। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, अब कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। हाँ जी, जैसे हमने माउथ में डाला, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, माउथ में जब खाना गया, फूड एक बार पहुंच गया, तो फिजिकल डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। हमारे जो टीथ होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पहले कर देते हैं, ये होता है हमारा फिजिकल डाइजेशन। अब इसके बाद हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं टंग, और एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। और सलाइवा का कैसा नेचर होता है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। जब हम लोग खाना एक बार दांतों ने च्यू कर दिया या और ग्रिंड कर दिया, तो उसके बाद से क्या करता है, हमारे टंग और ये सलाइवा जो कि लिक्विड है, ये आपस में, हमारा टंग जो है इसको मिक्स करता है फूड को और सलाइवा को, और वो थोड़ा गीला हो जाता है। और गीला होने की वजह से हमारे जो ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है, उसके थ्रू इजीली चला जाता है, क्योंकि जो वेट फूड है वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इसके लिए अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो कभी ब्रेड खाइएगा, ब्रेड खाने के जब आप खाएंगे तो आपको ना वो जल्दी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सूखा सूखा फील होगा, क्योंकि ब्रेड जो है ज्यादा लिक्विड मांगता है ना। या फिर हम लोग कई बार, हम लोग को बहुत, हमारी जो बहुत पसंदीदा चीजें हैं, जैसे कईयों को मोमोज पसंद होंगे, कईयों को गोलगप्पे पसंद होंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखते क्या होता है, मुंह में पानी भर आता है, वाटरिंग हो जाती है माउथ में। तो वो वाटरिंग क्या है, एक्चुअली सलाइवा की वजह से होती है। क्लियर। अब इस सलाइवा, ये तो हो गया हमारा फिजिकल डाइजेशन। अब जो केमिकल डाइजेशन है वो भी स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी, एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो सलाइवा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, जो हमने फूड खाया है ना, उसमें से 60% स्टार्च को एब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ जी, जैसे हमने मुंह में हमने खाना अभी रखा है, स्टार्ट ही किया है, उसके बाद से ही हमारा केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। हमारा 60% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू सलाइवरी एमिलेज। क्लियर। ओके, अब ये बाकी का फूड क्या होगा, अब जाएगा ईसोफेगस, यानी जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू हमारे स्टमक में। अब ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस का मूव कैसे करता है। अब जब फूड जाता है तो कभी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से, सब करके देखिए एक बार, कि किस तरीके से हमारा जो गला है वो करता है। यानी एक बार श्रिंक होता है, एक बार एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके से शो करता है ना, इस तरीके से शो करता है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, मूवमेंट है, इसको इस तरीके से हमारा फूड जो है धक्का देते हुए नीचे पहुंचता है स्टमक के अंदर। इस मूवमेंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स
which contain on the wall of the esophagus help in the movement of food from mouth to stomach. That movement is called peristaltic movement. Hopefully you are getting the point. Okay, अब खाना कहाँ आ चुका है, हमारे स्टमक में आ चुका है। अब स्टमक में खाना आया है। अब जो खाना आया था वो आया था सेमी सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा सा चबा के गीला करके आया था, है ना। अब जो हमारे स्टमक है, स्टमक क्या करेगा, सबसे पहले ना वो जो फूड आया था सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसको 3 घंटे तक पहले तो चबाएगा। हाँ जी, 3 घंटे तक क्या करेगा, उसको चर्न करेगा, स्टार्टिंग में उसको बना देगा सेमी सॉलिड पेस्ट में, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट में बना देगा उसको। अब 3 घंटे तक उसने कर लिया, और पेट के अंदर क्या होते हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्यूबुलर, TUBULAR, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं 3। वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन सी होती है, 3 है, तो 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती है। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है हमारा पैप्सिन, एंड थर्ड वन है हमारा म्यूकस। देखिए एक एक हम देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अब जो खाना अंदर आया है हमारी बॉडी के, उसको सबसे पहले डाइजेस्ट करने के लिए आया है, ऊपर से डाइजेस्ट हुआ है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी माउथ से, है ना, इनडाइजेस्टेड ही है अभी, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अब स्टमक में क्या है, HCl के 2 फंक्शन है। HCl क्या करेगा, सबसे पहली चीज कि जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, और उन बैक्टीरिया को क्या करेगा, वो किल कर देगा। सबसे पहला काम है इसका बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया, इसका सबसे पहला यही काम है, फर्स्ट काम। इसका सेकंड काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि भाई देखो इसके अंदर दूसरा एंजाइम है एक पेप्सिन। पेप्सिन की एक कंडीशन है कि वो काम ही तभी करेगा जब वो एसिडिक नेचर में अपने आप को पाएगा। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जब मॉइस्चर पाते हैं तभी डेवलप करते हैं अपने आप को, है ना, कुछ ऐसे होते हैं। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है ना जो बोलते हैं कि मैं तो भाई एसिडिक नेचर के अंदर ही एक्टिवेट होऊंगा, अदरवाइज मैं एक्टिवेट नहीं होऊंगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टमक के अंदर एसिडिक नेचर क्रिएट करता है और पेप्सिन को हेल्प करता है एक्टिवेट करने के लिए, भाई तो उठ और अपना काम कर। क्लियर, ओके। तो दूसरा काम क्या है, क्रिएटिंग एसिडिक नेचर टू एक्टिवेट पेप्सिन। ओके, अब पेप्सिन एक्टिवेट तो हो गया है, लेकिन पेप्सिन का काम क्या है, एक्टिवेट तो हो गया लेकिन पेप्सिन का काम क्या है। देखो फूड पार्टिकल्स में हमारे अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पेप्सिन जो है, हर जो एंजाइम है ना उसका काम, उसमें क्या है कि वो हर एंजाइम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही अलग करेगा, यानी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो फूड के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट पेप्सिन करेगा। यहाँ पे ध्यान दें कि जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ हमारे स्टमक में पेप्सिन के थ्रू, गॉट इट। और स्टार्च का कहाँ पे हुआ, माउथ के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्लियर, ओके, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अब एक और होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, बहुत चिपचिपा सा होता है, आपने देखा भी होगा, नेट पे सर्च मारिएगा गूगल पे आप लोग कि म्यूकस क्या होता है, कैसा दिखता है, आपको वो हंसी आने वाली है, और जरूर बताएं आप नीचे कि म्यूकस क्या होता है। हम सब ने म्यूकस देखा हुआ है एक्चुअली। तो म्यूकस क्या होता है कि म्यूकस में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, स्टिकी सा होता है, वो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग पे पूरी एक वॉल पे क्रिएट होता है स्टमक पे। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का जो नेचर होता है एसिडिक, अगर वो डायरेक्ट स्टमक के कांटेक्ट में आ गया तो हमारा स्टमक म्यूकस नहीं रहा वहां पे, तो हमें क्या होगा, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर से स्टमक को बचाने के लिए हमारे जो लाइनिंग पे एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है म्यूकस। हमें किससे बचाता है, हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक के इनर लाइन को किससे बचाता है, एसिड
से बचाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। टू सेव स्टमक फ्रॉम एसिडिक नेचर ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? अब देखिए, ये तो हमने इतना समझ लिया। अब पेट, जैसे स्टमक का काम हुआ, स्टमक के बाद से खाना कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक के बाद से खाना कहाँ गया? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अभी तो फूड में क्या निकला है? अभी सिर्फ प्रोटीन निकला है, वो भी अभी पूरी सिंपल फॉर्म में नहीं टूटा है, अभी वो भी टूटेगा और टूटेगा अभी। ओके, प्रोटीन निकल चुका है। अब प्रोटीन निकलने के बाद से क्या होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है हमारा, वो एक्चुअली कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट एक्चुअली उसकी जो लेंथ अगर देखेंगे ना 6.5 मीटर है, एक नॉर्मल एडल्ट मैन में देखेंगे तो, ठीक है, 6.5 मीटर है, लेकिन इसका जो नैरो होने की वजह से इसको हमें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। वही इसका जो कहीं इसका शेप कैसा होता है? कॉइल शेप का होता है, कुछ मैगी जैसा घुला मिला सा होता है, कुछ एकदम उलझा होता है। जब इसको हम सीधा करते हैं ना, तब इसका साइज कुछ मीटर्स में जाता है, 6.5 मीटर्स में। क्लियर? और हर एनिमल के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेस्टाइन का साइज अलग है, टाइगर के अंदर अलग है, देन बफेलो के अंदर उसका साइज अलग है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, स्टमक से इंटेस्टाइन तक आने के लिए उससे पहले ना 2 ग्लैंड्स बीच में आ रहे हैं, एक तो लीवर और एक पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास क्यों आ रहे हैं? लीवर ना एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसे कहते हैं हम लोग बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये जो बाइल जूस है ना, सिक्रीट होने के बाद से स्टोर हो जाता है हमारी गाल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इस बाइल जूस का काम क्या है? इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। देखो, बाइल जूस का जो नेचर होता है ना, वो होता है एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर होता है, और ये बना होता है बाइल सॉल्ट से। बाइल सॉल्ट से। क्लियर? ओके। अब एल्कलाइन नेचर है इसका, तो अल्कलाइन नेचर होने की वजह से ऑब्वियसली पता है बाइल जूस के 2 काम होने वाले हैं। पहला काम है, अल्कलाइन नेचर है, तो इसकी वजह से अब जो हमारा यहाँ पे एसिडिक नेचर था ना खाने का, अब जो है वो जब यहाँ से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट चला गया, तो हमारे पेट का क्या हाल होने वाला है आप मतलब आगे हमारे क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो म्यूकस था, आगे म्यूकस नहीं है हमें सेव करने के लिए। तो अब क्या करेगा? अल्कलाइन नेचर होने की वजह से जो हमारा बाइल जूस है, वो क्या करेगा? उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन में। क्लियर? वहां से वो हमारा एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर बन जाएगा। सेकंड, अब बाइल सॉल्ट है इसके अंदर, बाइल सॉल्ट है, तो जो बाइल सॉल्ट है इसका काम क्या है? बाइल सॉल्ट अब फूड के अंदर जो फैट था ना, उस फैट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? बाइल सॉल्ट फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? नाम ध्यान देते रहिए, स्लाइवरी एमिलिसिस 60% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बाइल जूस हमारा फैट को यहाँ पे बीच में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? ये गाल ब्लैडर जो है हमारा कनेक्ट होता है, इसको हम आई थिंक बाइल डक्ट कहते हैं। यस, बाइल डक्ट कहते हैं ये जो पाइप है हमें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लीवर का। अब जो हमारा पैंक्रियाज है, ये भी सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स। पैंक्रियाज भी सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं देख लेते हैं उन्हें भी। पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जैसे स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता था, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है? एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अब देखते हैं पैंक्रियाज एमिलेज। देखिए, एमिलेज से आप याद कर सकते हैं, वहां स्लाइवरी एमिलेज था, उसने स्टार्च सिक्रीट किया था, डाइजेस्ट किया था। यहाँ पे भी जो पैंक्रियाज एमिलेज है, ये सिक्रीट करेगा हमारा स्टार्च, ये भी सिक्रीट करेगा, सॉरी नॉट सिक्रीट करेगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल पड़ी, ये भी डाइजेस्ट करेगा हमारा स्टार्च को ही, क्योंकि सारा का सारा स्टार्च तो वहां डाइजेस्ट हुआ है, तो वहां से 60% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, अब बाकी का स्टार्च आके डाइजेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, देन ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन हमारा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को।
अब थोड़ा बहुत तो प्रोटीन ऊपर डाइजेस्ट हो गया, बाकी का बचा हुआ प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा, ट्रिप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट होगा। लिपास किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपास डाइजेस्ट करेगा फैट को। किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब पैंक्रियाज और लीवर ने भाई काफी हेल्प कर दी डाइजेशन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसके पास भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स भी क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी एंजाइम्स, और एंजाइम सिक्रीट करके, आपके में अब उन एंजाइम्स का नाम नहीं है, अब वो एंजाइम्स जो सिक्रीट करेंगी उन एंजाइम्स के थ्रू अब क्या होगा, ये फर्दर अभी जो ये स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सब जो टूटे थे ना, स्टार्च इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट ही होता है स्टार्च, ओके। अब ये जो टूटेंगे ना ये हमारे, अब ये फर्दर, ये अभी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो इनको और फर्दर तोड़ेंगे, और फर्दर तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ेंगे एमिनो एसिड में, एंड हमारा जो फैट टूटेगा वो टूटेगा फैटी एसिड और साथ साथ ग्लिसरॉल में। क्लियर। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करेगा, ये है। अब ये तोड़ दिया इसने बहुत ही सिंपल फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में तोड़ा क्यों, क्योंकि अब ये जो है वाटर सॉल्यूबल है, अब इस फॉर्म में ये वाटर में घुल सकता है। अब यहाँ पे ये टूट चुका है, अब टूटने के बाद से क्या करेगा, ये इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन हो गया। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होंगी इनर में एब्जॉर्प्शन होंगी। हाँ जी, अब देखिए अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ना हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ इस तरह की ना प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे। क्यों, ये क्यों होती है, क्या होता है कि अब देखो किसी, इसका एरिया ज्यादा बड़ा है कि इस चीज का एरिया ज्यादा बड़ा होगा। अब ये जो एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं विली। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विली। ये कनेक्टेड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, और ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारे टूटे हैं ना, ये सिंपल फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विलीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अब ये वाटर सॉल्युबल है तो इनको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के फ्लो के साथ भेज देते हैं, और यहाँ पे हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में भी, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन भी बचा है। देखो हमने यहाँ पे कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत तो पानी होगा उसके अंदर। अब वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचा है ना, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने वाटर, और बाकी क्या किया, उसने भेज दिया रेक्टम के पास, और रेक्टम के पास जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहा, और स्टोर रहने के बाद से कुछ टाइम के बाद से जब आपका ब्रेन ना मैसेज भेजता है कि भाई अब फुल हो चुका है, जाओ और बाहर निकाल कर आओ, तो वो क्या करता है, एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फिसीज और स्टूल की फॉर्म में बाहर निकाल देता है एनस के थ्रू। क्लियर। और यहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर। आपको होपफुली ये सारा समझ में आ चुका होगा। अच्छा, हमने पढ़ लिया इंजेशन, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, इजेशन भी पढ़ लिया। अब रहा एसिमिलेशन। देखो अब जो एब्जॉर्ब हुआ था ना फूड हमारा, जो एब्जॉर्ब हुआ था न्यूट्रिएंट्स हमारा लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर,
अब क्या होगा, ब्लड फ्लो की तरफ वो चला गया। अब जहां भी रिक्वायर्ड होगा, जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी में रिपेयर करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ कैन बी फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर नेल ग्रोथ, मान लो आपको चोट लग गई, वहां पे जरूरत है, आपको एनर्जी के लिए जरूरत है, जहां पे भी आपको जरूरत है ना, वहां पे आपको वो चली जाएंगी। तो वो जो चली गई ना, वो एसिमिलेशन है, वो यूज जो हो रही है ना न्यूट्रिएंट्स, अब क्या है, वो एसिमिलेशन हो रहा है, यूज जो हो रहा है फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ एक्सेट्रा, दैट इज एसिमिलेशन। अब देखो लीवर के अंदर कई बार नहीं, लीवर के अंदर जो है ना, हमारा एक साथ सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं यूज हो जाते, हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन स्टोर रहते हैं, और जब भी हमको रिक्वायर्ड होता है ना, हमें जब भी रिक्वायर्ड होता है तब हम उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर? होपफुली आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ साथ आप थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दें। उसके साथ एक आपके पास एक डेंटल कैरीज करके वर्ड है, उसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए डेंटल कैरीज, अब हम समझ रहे हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। सबसे पहले दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं, टीथ से रिलेटेड वर्ड है डेंटल। ओके, देखिए टीथ के क्या होता है, एक सिंगल टीथ है, उस सिंगल टीथ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं इनेमल। क्लियर? उस इनेमल के नीचे होता है डेंटल। क्लियर? अब ये जो इनेमल की लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली हमारी दांत की लेयर होती है, वो एक्चुअली बोन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और डेंटल की बात करें, सॉरी डेंटाइड, नॉट डेंटल, डेंटाइड की बात करें तो डेंटाइड जो होता है वो बोन के इक्वली ही स्ट्रांग होती है। क्लियर? अब क्या होता है, कई बार हम लोग ब्रश नहीं करते या फिर ढंग से सफाई नहीं रखते, शुगर ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में कीड़े लगते हैं। अब ये कीड़े यानी बैक्टीरिया जो लगते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शुगर को खाते हैं ना, जब खाते हैं डिकम्पोज करते हैं, तो वो हमारे ऊपर एक तरह का दांतों के ऊपर ना एसिड छोड़ते हैं। एसिड हमारे, अब इमेजिन करिए वो दांतों के ऊपर आपके एसिड छोड़ रहे हैं, एसिड छोड़ने की वजह से क्या हुआ, आपकी दांतों के ऊपर ना एक येलो कलर की लेयर बन गई। वो जो येलो कलर की लेयर बनी है ना, वो आप कभी ब्रश नहीं करते होंगे तो कभी आप फील भी करते होंगे कि ऐसे टच करके कुछ तो लेयर आई है। वो लेयर, उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं हम लोग प्लाक, या फिर डेंटल प्लाक कहा जाता है उसे। अब डेंटल प्लाक क्रिएट हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, अगर हमने उसको ब्रश नहीं किया तो क्या होता है, वो एसिडिक है नेचर में। अब बाय टाइम उसको हमने ध्यान नहीं दिया, वो कभी ब्रश करते हैं, कभी नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं या ज्यादा शुगर खा रहे हैं, तो क्या होगा इससे कि अब जो कीड़े हैं वो एसिड छोड़ते जाएंगे हमारे दांतों के ऊपर, और हमारे जो एक लेयर है इनेमल की, डेंटाइट की, ये लेयर हमारी खत्म होती जाएगी और एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक कैविटी लग जाएगी हमें जो टीथ में। वो जो होल क्रिएट हो गया ना बैक्टीरिया की वजह से, उन बैक्टीरिया के जो एसिडिक नेचर का उन्होंने जो हमारे पर एसिड छोड़ा था, उस होल को हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरीज। क्लियर? बस आपके में इतना ही है। और डेंटल कैरीज से कैसे बच सकते हैं, तो रेगुलर क्लीनिंग रखिए, शुगर कम खाइए, और साथ ही साथ अपने दांतों को रेगुलर ब्रश कीजिए। ये तो था हमारा डेंटल कैरीज, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ हमारा डेंटल कैरीज यानी और न्यूट्रिशन हमारा खत्म होता है। लेक्चर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। लेक्चर का सेकंड पार्ट देखने के लिए यानी रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके बाद से, और साथ साथ ही हम लोग शॉर्ट्स के भी क्वेश्चंस मैं डालती रहूंगी शॉर्ट्स में, तो प्लीज उसे जरूर देखें और उसे जरूर सॉल्व करें मोर एंड मोर प्रैक्टिस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।